हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स ट्रिक। आज मेरा जो टॉपिक है डिस्कस करने का, दिस इज द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को मैं वन शॉट में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी के वेव ऑप्टिक्स को आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से समझते जाना है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इसमें, जो जो सीबीएसई में आ रहे हैं, सारे टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये आप समझ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि सिलेबस हमें क्या करना है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना है वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स डिस्कस किया था, अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में हमारा स्टार्ट होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल एक पॉन्ड है। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर में एक हमने कोई स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अगर हम इसमें स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ एक रिपल बनेगा, रिपल बन रहे हैं, रिपल के फॉर्मेशन। और रिपल क्या है, ये कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है ऑल डायरेक्शन में, तभी हम बोलते हैं कि रिपल फॉर्मेशन जैसे स्फेरिकल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑल डायरेक्शन में जो मीडियम हम देख रहे हैं, दिस इज द यूनिफॉर्म होमोजीनियस मीडियम। अगर होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि इक्वल एटमॉस्फेयर, मतलब लाइक इक्वल डेंसिटी, इक्वल टेम्परेचर हर डायरेक्शन में। अगर हर डायरेक्शन में इक्वल होगा, होमोजीनियस होगा, तो इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट हो गए, तो हमारा एक प्रॉपर एक शेप डिफाइन होगा। जैसे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा, लाइक हमने स्टोन को ड्रॉप किया तो स्फेरिकल शेप बन रही है। तो स्फेरिकल बनने का रीजन क्या है कि मीडियम हमारा होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीडियम है तो इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में है, तो उसका शेप एक डिफाइन हो गया स्फेरिकल। और एक शेप डिफाइन होने का मतलब है जितने भी पार्टिकल है सभी एक ही फेज में वाइब्रेट कर रही है। तो ये जैसे हमने स्टोन ड्रॉप किया तो दिस इज द वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है। जो डिस्टरबेंस है इक्वल डिस्टरबेंस ऑल डायरेक्शन में, दिस इज द वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए कंटिन्यूअस locus of point which are vibrating in the same phase. This is called wave front. अब locus क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है, यहां से हमने देखे, यहां से एक पॉइंट ये मार्क कर लिया इक्वल डिस्टेंस आर पर, यहां से एक पॉइंट मार्क कर दिया इक्वल डिस्टेंस आर पर, यहां से एक पॉइंट मार्क कर दिया इक्वल डिस्टेंस आर पर, यहां से एक पॉइंट मार्क कर दिया इक्वल डिस्टेंस आर पर। द सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सोर्स, ये सोर्स है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके सेट को, सेट ऑफ द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लोकस। तो लोकस क्या है, कलेक्शन या सेट ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, इज सेट ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड दिस इक्वल डिस्टेंस, इस सारे पॉइंट को मिला दो तो दिस इज कॉल्ड लोकस। तो लोकस इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, दिस इज कॉल्ड लोकस। तो अगर सेम फेज का मतलब है सभी, तभी हम शेप को डिफाइन कर पाएंगे। अगर फेज चेंज हो गए, फेज चेंज तभी होगा जब मीडियम होमोजीनियस नहीं होगा। अगर होमोजीनियस है तो इक्वल डिस्टेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, ट्रैवल करेगा, डिस्टर्बेंस इक्वल ऑल डायरेक्शन में होगी, तो दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। नेक्स्ट हम आ जाए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट
is formed when the source is a point source. जैसे लाइक ये पॉइंट सोर्स है, तो यहां से हम लोकस जो बना रहे हैं, जैसे द स्फेरिकल। देखो अगर हम 2D में देखते हैं, 2 डायमेंशन लाइक बोर्ड, तो यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, लेकिन स्पेस में हम 3D मिलेंगे। लाइक हम सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं बल्ब को, जहां हम ग्लो कराते हैं, तो इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, तो शेप एक स्फीयर का शेप होगा। तो 2D में सर्कल, 3D में स्फीयर। The spherical wavefront is formed when the source is a point source. बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं बल्ब के लिए। सेकेंड इज सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। वेवफ्रंट is formed when the source is a line source। लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। जैसे हम डायग्राम ड्रॉ करके हम देखें, एक्चुअली जो सिलिंड्रिकल जो फॉर्मेशन होते हैं, तो सिलिंडर लाइन से बनती है। अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइक ये लाइन है, तो लाइन बहुत सारे पॉइंट से बना होगा, मतलब सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, दिस इज द लाइन। अब यहां पर एक पॉइंट सोर्स, यहां एक पॉइंट सोर्स है, यहां पॉइंट सोर्स है, यहां पॉइंट सोर्स। इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन, इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन, इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन, इक्वल इंटेंसिटी ऑल डायरेक्शन। लाइक ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, यहां स्फेरिकल, और इस पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। सिलिंड्रिकल wavefront, and this is called line source। तो line source क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स, और पॉइंट से स्फेरिकल वेवफ्रंट। अब वेवफ्रंट जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो दिस इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। इसके लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ट्यूबलाइट ले लो, बेस्ट एग्जांपल आते हैं सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट। थर्ड हम लेंगे प्लेन वेवफ्रंट। थर्ड इज प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट is formed when the source is at infinity। source at infinity means parallel beam of light। अगर लाइक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीन्स वेवफ्रंट हमारा प्लेन बनेगा। अब प्लेन के लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जैसे सिलेंडर और स्फीयर, इसका हम अगर सेक्शन लेते हैं, लाइक स्फीयर, अगर हम लार्ज सरफेस एरिया, अगर हम इसका छोटा सा एक सेक्शन लेंगे तो दिस इज द प्लेन। लाइक हम सिलेंडर ले लें, अगर हम छोटा सा इसका सेक्शन लेंगे तो ये एक प्लेन बनेगा, दिस इज द प्लेन। ये भी एक प्लेन बन रही है, दिस इज द प्लेन। तो प्लेन वेवफ्रंट इज फॉर्म व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स इंफिनिटी मींस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, तो वेवफ्रंट क्या बनेगा? तो दिस इज द प्लेन वेवफ्रंट। नेक्स्ट हम आ जाए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपेयर करेंगे लाइट इंटेंसिटी से, और इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम वेवफ्रंट से कंपेयर करते हैं। तो लाइट इंटेंसिटी एंड वेवफ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहां हम डायग्राम से देखें,
नोट में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग जब डायग्राम ड्रॉ करता है तो वो ध्यान नहीं देता है कि लाइट इंटेंसिटी और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितने रखने चाहिए, जिसके कारण मैक्सिमम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले तुम देखोगे मैक्सिमम लोग डायग्राम गलत ड्रॉ करते हैं। तो लाइक हम नोट में लेंगे पॉइंट लाइट इंटेंसिटी and wavefront are always perpendicular. Like this is the light intensity. This is the light intensity. Light intensity. And this is the wavefront. Wavefront क्या है? हमने डॉटेड लाइन से, लाइट लाइन से रिप्रेजेंट करना है. This is called wavefront. Are always perpendicular. मीन्स इसे हमने लाइट लाइन से रिप्रेजेंट करना है. मीन्स ऐसे भी आप दोगे, ऐसे डॉटेड कर दो, ऐसे डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन. नेक्स्ट हम आ जाए नेचर ऑफ द वेव फ्रंट. मिटा रहा हूं. नेचर ऑफ द वेव फ्रंट फॉर्म बाय लेंस, मिरर एंड प्रिज्म. Nature of the wavefront formed by lens, mirror and prism. फर्स्ट केस हम लेंगे लेंस के लिए. लाइक लेंस में हमने कॉन्वेक्स लेंस, यहां से हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे. पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस सोर्स इज एट इंफिनिटी. तो वेवफ्रंट कैसा फॉर्म होगा? दिस इज द प्लेन वेवफ्रंट. दिस इज कॉल्ड प्लेन, प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट. अगर हम लेंस में देखें तो दिस यहां जो है, इसके कंपेयर में अगर हम दोनों वर्टिसेस को देखें तो ये थिन है. तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों वर्टिसेस रेयरर मीडियम. जब तक लाइट डेंसर मीडियम में यहां से यहां ट्रैवल करेगी तब तक रेयरर मीडियम में यहां आ जाएगा, रेयरर मीडियम में यहां आ जाएगा. सारे पॉइंट को मिला दो तो दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट. तो सेकेंडरी is spherical wavefront. Means primary is plane and the secondary is spherical wavefront. अगर हम यहां पॉइंट मार्क कर रहे हैं A, B, C, D, E, F, G, H. अगर हम टाइम टेकन कैलकुलेट करें, लाइक ये डेंसर मीडियम, यहां स्पीड ऑफ लाइट अगर हम v लेते हैं, रेयरर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट c लेते हैं, तो टाइम टेकन होगा ga डिस्टेंस ah डिस्टेंस अपॉन c. दिस इज इक्वल टू bc अपॉन v इज इक्वल टू ed प्लस ऑफ df अपॉन c. टाइम रिमेन सेम बिकॉज मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगी बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, सो टाइम इज कांस्टेंट. थर्ड इज, सेकंड हम लेंगे मिरर के लिए. सेकंड इज मिरर. मिरर अगर हम मिरर लेते हैं तो मिरर में हमें कॉनकेव मिरर लेना है. दिस इज अ कॉनकेव मिरर. दिस इज पॉइंट P. अगर हमने
यहां से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे। दिस इज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस प्राइमरी इज द प्लेन वेव फ्रंट, प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम इसे रेफरेंस लेते हैं तो हमने देखा कि यहां पर जो सेंटर वाली लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ये यहां आकर स्टॉप होकर यहां से रिफ्लेक्ट करके ये यहां स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहां से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट। तो जब तक ये स्ट्राइक करके यहां से यहां एक्स्ट्रा जा रहा है, फिर यहां से यहां आएगा, फिर लाइट यहां आएगी, तब तक ये लाइट यहां ट्रैवल करके ये यहां ट्रैवल करके सारे पॉइंट को मिला दो। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी spherical wavefront. Means primary is the plane wavefront and secondary this is called spherical wavefront. तो यहाँ इसे ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, लेंस से हमें वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, मिरर से हमें वेवफ्रंट ड्रॉ करना है, थर्ड इज प्रिज्म। थर्ड केस हम लेंगे प्रिज्म के लिए। थर्ड केस इज प्रिज्म। Parallel beam of light means primary is the plane wavefront. अगर हम देखें लाइट यहां से एंटर करे, यहां से यहां ट्रैवल करे और एक हमने यहां इंसिडेंट करा, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बेस के रिस्पेक्ट में अगर हम वोल्टेज को देखते हैं तो दिस इज द रेयर मीडियम। यहां से हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं। जब तक डेंसर में लाइट यहां से यहां ट्रैवल करेगा तब तक लाइट रेयर मीडियम में यहां ट्रैवल करेगी। मींस रेयर में लाइट यहां से यहां तक आएगी, उतनी ही टाइम में डेंसर में लाइट यहां से यहां ट्रैवल करेगी। ए बी सी डी ई, तो टाइम टेकन टी ए डी सॉरी डी ए प्लस ऑफ ए ई बाई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टाइम डिफरेंस। तो थ्री टाइप जो एनसीईआरटी ने भी डिस्कस किया है, एक हमें लेंस का केस जिसमें वेवफ्रंट हमें ड्रॉ करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड इज द मिरर, उसमें भी हमें वेवफ्रंट ड्रॉ करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड थर्ड इज प्रिज्म, इसमें भी हमें वेवफ्रंट ड्रॉ करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट हम आ जाए हाइगन्स प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइगन्स प्रिंसिपल आइदर स्टेट करना या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इस तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का है जो आना ही आना है। तो हम आ जाए फर्स्ट, हम हाइगन्स प्रिंसिपल डायग्राम से समझेंगे कि एक्चुअली हाइगन्स प्रिंसिपल है क्या, फिर हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल लाइक दिस इज द पॉइंट सोर्स। हमने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर मीडियम होमोजेनियस होगा तो इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस लेकर दैट कलेक्शन दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट। इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट ले रहे हैं और सबको मिला दें तो दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट। वेवफ्रंट मतलब लोकस, तो पॉइंट का लोकस स्फीयर होता है बिकॉज इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट सोर्स है। अगर हमने पॉइंट में स्टोन ड्रॉ किया तो एक रिपल का फॉर्मेशन और इक्वल डिस्टेंस पर ऑल डायरेक्शन में होगी, इक्वल डिस्टेंस पर ऑल डायरेक्शन में। तो दिस इज द लोकस। लोकस का मतलब है कलेक्शन ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, दिस इज कॉल्ड लोकस। तो यहां इक्वल, अगर होमोजेनियस मीडियम है तो इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट होगा, इक्वल डिस्टर्बेंस ऑल डायरेक्शन में क्रिएट होगा। तो दिस इज कॉल्ड वेवफ्रंट।
अब तुम देखो, जब हम स्टोन ड्रॉप करते थे एक ही रिपल नहीं बनती, उसके बाद भी दूसरी बनती है, उसके बाद भी दूसरी बनती है। इसका मतलब क्या है, जो इस वेव फ्रंट जो फॉर्मेशन हो रही है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फॉर्म हो रहे हैं जो अपने मेन पोजीशन को ऑसिलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फॉर्म है जो अपने मेन पोजीशन को ऑसिलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से फॉर्म है जो अपने मेन पोजीशन को ऑसिलेट कर रहे हैं। और हर एक पॉइंट को मिला दिया तो देखो एक ड्रॉप की तरह बन रहा है, स्मॉल ड्रॉपलेट बन रहा है। एंड दैट स्मॉल ड्रॉपलेट, दिस इज कॉल्ड वेवलेट्स and this is called primary wave front. Primary wave front. And this is called point source. This is called point source. और इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइक इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक न्यू वेव फ्रंट की फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हम यहां डिफाइन करेंगे वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट act as a fresh source of new disturbance called secondary wave front. Every point on a given wave front act as a fresh source of new disturbance called wavelets. वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट हैं और ये वाइब्रेट और डायरेक्शन में कर रहे हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट जो फॉर्म हो रहे, दिस इज कॉल्ड वेवलेट्स। और वेवलेट पर टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो एक न्यू वेव फ्रंट की फॉर्मेशन है। टेंजेंट टू द सेकेंडरी wavelets in forward direction, a new type of wavefront is formed called forward secondary wavefront. This is a statement of Huygens principle. अब हम Huygens principle के हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखूंगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछते हैं। प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय Huygens प्रिंसिपल और वेव थ्योरी। जैसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स हमें प्रूफ करना है एंगल आई एंगल आर के ऊपर। लाइक इसके लिए हमें एक प्लेन मिरर लेना है, प्लेन मिरर। दिस इज द प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट और इस पर लाइट हम नॉर्मली इंसिडेंट करा रहे हैं, यहां नॉर्मली इंसिडेंट करा, यहां नॉर्मली इंसिडेंट करा। ये लाइट मिरर को यहां स्ट्राइक करेगी, ये लाइट यहां स्ट्राइक करेगी, ये आर है। दिस इज इक्वल टू सी इंटू टी। मीन्स टी टाइम में लाइट यहां से यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी।
इससे हमें एक रेडियस, ध्यान से समझो, इसे हमें रेडियस लेना है और इसे सेंटर लेकर इतनी ही रेडियस का एक आर्क यहां ड्रॉ करना है। दिस रेडियस और ये सेंटर एक आर्क, इतनी ही लेंथ की एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। दिस फॉर्म a secondary plane wavefront. This is the primary plane wavefront. This is the secondary plane wavefront. अब जो लाइट यहां स्ट्राइक करे वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से जाए, जो यहां स्ट्राइक करा रिफ्लेक्ट होकर यहां से जाए, जो यहां स्ट्राइक करा रिफ्लेक्ट होकर यहां से जाए। This is the plane mirror. This is the primary plane wavefront. Plane mirror. यहां हमने एक नॉर्मल लिया, दिस एंगल इज आई, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आई। सेम यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस एंगल इज आर, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आर। ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्लेन वेवफ्रंट, secondary plane wavefront, and this is the primary plane wavefront. हमें क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लेंगे लेट ए बी इज द प्राइमरी प्लेन wavefront. The disturbance travel by light, the disturbance travel by light let AB is the primary plane wavefront. The disturbance travel by light in rarer age R is equal to C into T. Take B is the center and R is equal to C into T is the radius. Draw an arc and also draw the tangent to the arc, which form a secondary plane wavefront. इतना आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली 3 मार्क का क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली आप प्रूफ कर लोगे मैथ्स यूज कर कॉन्करेंट प्रूफ करके एंगल आई कर दो एंगल आर, तो उसमें पूरी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको ये टर्म इतनी चीज तो आपको लिखना है। अब हमें यहां पर क्या लेना है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, दिस एंगल, क्योंकि वेव फ्रंट पर लाइट इंटेंसिटी नॉर्मली इंसिडेंट है, तो एंगल ए एंगल डी दिस इज इक्वल टू 90। BC is common, BC is common and AC, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल, इज इक्वल टू BD, this is equal to R is equal to C into D. Therefore triangles are concurrent.
therefore angle I, this is equal to angle I. This is the law of reflection. नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल और वेव थ्योरी. अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जो प्रूफ करना है वो स्नेल्स लॉ प्रूफ करनी है. मींस sin I अपॉन sin R एंड दिस इज इक्वल टू n. इसे हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल. इसका मतलब है कि मीडियम चेंज. यहां पर दो केसेस पूछता है. फर्स्ट कंडीशन में रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर. सेकेंड केस में ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर. तो फर्स्ट हम लेंगे रेयर टू डेंसर के लिए. आपकी मर्जी. अगर कंडीशन मेंशन नहीं है तो आप रेयर टू डेंसर भी ले सकते हो, डेंसर टू रेयर भी ले सकते हो. लेकिन मेंशन करता है डेंसर टू रेयर, तो हमको डेंसर टू रेयर ही शो करना है. लाइक रेयर टू डेंसर फर्स्ट कंडीशन. लाइक दिस इज द इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब होता है जहां से दो मीडियम डिवाइड हो रही. दिस इज द रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, एंड दिस इज द डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2. लाइक दिस इज द प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट. लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट है. लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो. लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट. ये लाइट इंटरफेस को यहां स्ट्राइक करेगा, यहां स्ट्राइक. हमने जूम कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल r1 c into t. t टाइम में डिस्टर्बेंस यहां से यहां ट्रेवल हो गया. अगर सेम t टाइम में अगर डेंसर मीडियम में लाइट को देखें तो इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. लाइक ये r2, दिस इज इक्वल टू v into t. और इस पॉइंट से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है. दिस फॉर्म a secondary plane wavefront. This is the primary plane wavefront. Primary plane wavefront. And this is the light intensity. This is the secondary plane wavefront. अब ये लाइट यहां से यहां इमर्ज होगी, ये यहां से यहां इमर्ज होगी, ये यहां से यहां इमर्ज. यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करो. दिस एंगल इज I तो दिस एंगल इज I. यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करो. दिस एंगल R तो दिस एंगल इज R. A B C D. सेम यहां भी एक्सप्लेन करना है. कुछ लाइन, 2-3 लाइन इसके रिगार्डिंग आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया. तो हमें लिखना है लेट AB इज द प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, इसी को हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस इन मीडियम. In medium, the distance traveled by light in medium is r1 is equal to c into t. Take B is the center. देखो अदर मीडियम में स्पीड v होगा. सेम टाइम में अदर मीडियम में अगर हम देखें तो दूसरी मीडियम में इससे कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल वैक्यूम में. B is the center and R2, this is equal to V into T, is the radius, Draw an arc and also draw the tangent
tangent to the arc which form a secondary. This is the secondary plane wavefront. Secondary plane wavefront which form a secondary plane wavefront. अब हमें ट्राइंगल एबीसी और बीसीडी में हमें चाहिए। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी, सबसे पहले हम एसीडी में लेते हैं। इन ट्राइंगल एसीडी साइन आई perpendicular AC upon hypotenuse BC. In triangle BCD means sin R is equal to BD by BC. दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लें तो sin I by sin R AC by BC into BC by BD, BC से BC का आंसर होगा AC अपॉन BD। AC है V इंटू C इंटू T, C इंटू T, BD इज V इंटू T। C by N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C by V, यही हमारा N2 by N1 होगा। या हम इसको N लिखें जब N1 1 होगा, दिस इज इक्वल टू साइन I by sin R एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। मीन्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने प्रूव कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, टर्म एक है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी में हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स। फर्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या है, दो वेव को हम सुपर इम्पोज कराते हैं। लाइक क्रेस्ट, एक होता है क्रेस्ट, एक होती है ट्रफ। क्रेस्ट पर क्रेस्ट फॉल या ट्रफ पे ट्रफ फॉल होता है। क्रेस्ट पर क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, क्रेस्ट पर क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। लाइक दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, इसके एम्पलीट्यूड A1, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड A2, तो एक रिजल्टेंट फॉर्म है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A मैक्स हो गया एंड A1 प्लस ऑफ A2। या ट्रफ पर भी अगर ट्रफ फॉल कराते हो तो ये A1, ये A2, तो रिजल्टेंट A max, this is equal to A1 plus of A2। सेकेंड, क्रेस्ट पर क्रेस्ट या ट्रफ पे ट्रफ हो रही है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। सेकेंड कंडीशन में अगर हम क्रेस्ट पर ट्रफ को फॉल कराएं, क्रेस्ट पर हम ट्रफ फॉल कराते हैं या ट्रफ पर हम क्रेस्ट फॉल कराते हैं, लाइक ये A1 और ये A2 सेम है, ये A2, ये है A1, तो रिजल्टेंट इज मिनिमम, माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, मिनिमम रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। तो इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव को सुपर इम्पोज करना है जिसके क्रेस्ट पर क्रेस्ट फॉल हो या ट्रफ पे ट्रफ फॉल होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अगर क्रेस्ट पर ट्रफ फॉल हो रहा है या ट्रफ पर क्रेस्ट फॉल हो रहा है तो मिनिमम इंटेंसिटी। दिस टाइप ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्लियर है? मिटाएं।
नेक्स्ट इज कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स न्यूमेरिकल में भी आता है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट पूछता है। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट मीन्स two sources are said to be coherent, having equal frequency and equal phase or constant phase difference, equal phase or constant phase difference or zero phase difference, zero phase difference. Incoherent means two sources are said to be incoherent, having equal frequency and different phase. So this is called incoherent source. क्लियर है? कोहेरेंट के लिए फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, फेज सेम होगा, फेज सेम होगा तो फेज डिफरेंस है जीरो। यहां पर फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होगा बट डिफरेंट फेज होगा। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमैटिक की बात करते हैं, इसे में कहीं पूछता है तो मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? Is having equal frequency without phase. This is called monochromatic. Coherent equal frequency, equal phase. Incoherent equal frequency, different phase. Monochromatic equal frequency without phase. क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाएं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले डबल स्लिट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकता है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मस्ट है, जैसे हम कार्डबोर्ड लेते हैं, दिस इज द टू स्लिट्स और इसके बीच का सेपरेशन को हम स्मॉल डी से लेते हैं और डी की वैल्यू जब ये दोनों वे यहां से जो सोर्स हम ले रहे हैं, यहां से दो लाइट जा रही है, दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की फॉर्मेशन होती है। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्म कराने के लिए मस्ट है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो mm में होनी चाहिए, डिस्टेंस mm में होनी चाहिए, तभी हम इसको ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो सकता है। ये डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर मीटर में होगा तो ये लाइट कभी भी एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं होगा। तभी आप जो भी न्यूमेरिकल करोगे स्लिट सेपरेशन हमेशा mm में ही मिलेगी। सेकंड, दिस इज द स्क्रीन और स्क्रीन से स्लिट का बीच का डिस्टेंस नॉर्मली इन मीटर में देते हैं। फिर जब भी तुम्हें बीटा एक टर्म मिलेगा फ्रिंज विड्थ, वो भी mm में या सेंटीमीटर में मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशन होता है कि स्लिट सेपरेशन मस्ट बी इन mm
and the distance between the slit and screen in meter, तभी हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो सकता है। अब इसमें हमें जो कंडीशन डिराइव करना होता है, यंग डबल स्लिट में दो वेव को हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स के लिए। सुपर इम्पोज करेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मेशन होता है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी और ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव मींस मिनिमम इंटेंसिटी और डार्क फ्रिंज। तो इसके लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्स, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कोहेरेंट एक्चुअली है क्या। लाइक यहां हमने एक कैंडल लिया, दिस इज द कैंडल, और यहां से लाइट इमर्ज करेगी, कुछ लाइट यहां से जाएगी, कुछ लाइट यहां से जाएगी। तो एक ही डिवाइस से जो दो लाइट पास करेंगे, दीज टू आर कॉल्ड कोहेरेंट। इसी को हम कोहेरेंट बोल सकते हैं। इसके लिए मस्ट है सेम डिवाइस होनी चाहिए। अगर हम डिवाइस को चेंज कर दें तो हो सकता है इंटेंसिटी सेम रहे लेकिन फेज में चेंज आ जाएगी या फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगी। तो इसी के लिए कंडीशन ये होता है कि मस्ट मतलब सोर्स फ्रॉम द सेम डिवाइस। तो कोहेरेंट को हम डिफाइन करेंगे, कोहेरेंट सोर्स को हम फर्स्ट डिफाइन करें, फिर हम यंग डबल स्लिट में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पे कंडीशन डिस्कस करेंगे। टू सोर्सेस are said to be coherent having equal wavelength, equal frequency, equal phase or constant phase difference। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट। अब इसके लिए कंडीशंस लेना है, कंडीशंस फॉर कोहेरेंट सोर्स। फर्स्ट, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। पूछा भी जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, से ध्यान से ये पॉइंट नोट करना, मोनोक्रोमैटिक। पार्ट डिफरेंस मिनिमम, जितनी मिनिमम पार्ट डिफरेंस होगा इंटेंसिटी उतनी ही मैक्सिमम होगा। पार्ट डिफरेंस मिनिमम का मतलब मैं समझाऊंगा। पार्ट डिफरेंस मिनिमम एंड थर्ड इज द सोर्सेज फ्रॉम द सेम डिवाइस, तभी ये कोहेरेंट होगा। तभी हमने कैंडल इज द सोर्स, एक ही कैंडल लेंगे, दो कैंडल लेंगे तो कोहेरेंट नहीं हो सकता। अब पार्ट डिफरेंस मिनिमम का मैं मतलब समझाऊं। जैसे लाइक ये डिस्टेंस डी है, स्क्रीन पर ये डिस्टेंस है, इसके मिड पॉइंट हम ओ ले लें। अगर हम यहां से डिस्टेंस देखें और यहां से डिस्टेंस देखें, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, पार्ट डिफरेंस 0 होगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। So this point, this is called central maxima। सेंट्रल मैक्सिमा हम लेते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। आप टॉर्च भी जलाओगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, ऊपर नीचे नीचे स्प्रेड होते जाएंगे और इंटेंसिटी कम होता जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमम। सोर्स इज फ्रॉम द सेम डिवाइस। और फर्स्ट कंडीशन था सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक डिवाइस होगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, फेज भी सेम होगा। क्लियर है? तो हम आ जाए अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस बार का भी जो बोर्ड का सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन दे रखा है। नॉर्मली बुक में देखोगे तो साइन का इक्वेशन लिया है
और इसमें पूछा गया कॉस का, तो हम कॉस से ये स्टार्ट करते हैं। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज, a fringe is the band of energy, band of energy. Condition for constructive and destructive. Destructive means dark fringe or bright fringe, और इसी को हम लिखेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, सॉरी फ्रिंज और मैक्सिमम इंटेंसिटी। डिस्ट्रैक्टिव मीन्स डार्क फ्रिंज और मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमें कंडीशन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए डिराइव करना है। हमें दो वेव को सुपर इम्पोज करना है, a cos of omega t where a is the amplitude, y is the instantaneous displacement, y to a, b हम ले लेते हैं b cos omega t plus of phi। दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं y1 plus of y2, a cos omega t, b cos omega t plus of phi. This is equal to a cos omega t, b expand कर लो cos omega t cos phi minus of sin omega t sin phi. This is equal to a cos of omega t plus b cos omega t cos phi, b sin of omega t sin phi. This is equal to cos of omega t a plus b cos phi, sin of omega t b sin phi. This is equal to, अब तुम देखो ये cos है, cos है, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट भी cos की इक्वेशन बनेगी। तो cos a, इसको हम cos भी लेते हैं, माइनस sin a sin b sin a sin b। तो हम ऐसे कर ले, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a प्लस b cos phi को हम r cos थीटा लेते हैं और b sin phi को हम r sin थीटा लेते हैं। ये वैल्यू यहां पुट कर लो तो y इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा t r cos थीटा minus of sin of omega t r sin theta. This is equal to r cos omega t cos theta sin omega t sin theta. This is equal to r cos of omega t plus of theta. तो रिजल्टेंट भी देखो हमने cos कहा, ये cos का फंक्शन, ये cos का फंक्शन, दोनों को सुपर इम्पोज करें तो रिजल्टेंट cos के फंक्शन बनने चाहिए। अब हमें यहां पर y is the instantaneous resultant and this is called amplitude। दोनों को सुपर इम्पोज करके this is called resultant amplitude, resultant amplitude। cos का हो गया तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो ये कोवेरिएंट हो गए। अब हमें r की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इसे हमने इक्वेशन सेकंड लिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो ये आ जाएगा a प्लस b cos phi होल स्क्वायर b sin phi whole square is equal to r square cos square theta r square sin square theta। अगर इसे एक्सपैंड कर लिया a square b square cos square phi 2ab cos phi b square sin square phi is equal to
आर स्क्वायर। अब इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos फाई इज आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, where phi is the phase difference between the two waves, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इन दोनों के एंगल में डिफरेंस अगर देखो लाइक ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ऑफ ओमेगा टी करो तो 5 इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो दिस इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट हम आ जाए, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इसे मैं मिटा रहा हूं। इंटेंसिटी इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम लिखते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। I resultant directly proportional to amplitude as square, means IR is K into R square. I1 is equal to K into A square and I2 this is equal to K into B square. तो R square अगर हम यहाँ लेंगे, हमें गिवन है R square A square plus B square plus 2AB cos phi। तो यहां से हम आर स्क्वायर लेते हैं तो क्या लिखेंगे आई आर बाई के, ए स्क्वायर आई वन बाई के, बी स्क्वायर आई टू बाई के प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई वन बाई के अंडर रूट ऑफ आई टू बाई के इंटू कॉस फाइव। तो आई आर दिस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये इंटेंसिटी के लिए हमें इक्वेशन है। अब हम आ जाए कंडीशन डिराइव करना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस means bright fringe or maximum intensity means R is under root of A square plus B square 2AB cos phi. For R to be maximum, R की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए। देखो A P R द कांस्टेंट, अगर R मैक्सिमम तभी होगा जब cos phi मैक्सिमम है। cos phi मैक्सिमम और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब phi आइदर 0 डिग्री और 2 पाई और 4 पाई 6 पाई 8 पाई सो ऑन। तो phi जनरल कितना होगा 2n पाई, where n is 0 1 2 3 4 सो ऑन। हमें फेज मिल गया। अगर हमें फेज नोन है तो इससे हम पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज से अगर हमें पाथ कैलकुलेट करना है तो लाइक एक कंप्लीट वेव अगर हम लेते हैं तो इसके लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा और इसमें एंगल होती है तो 2 पाई का होता है। तो अगर हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज करें तो 2 पाई फेज इसके लिए पाथ है लैम्डा, यूनिट में लैम्डा बाई 2 पाई। तो फाई में कितना होगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई और फाई की वैल्यू 2n पाई मींस 2 पाई n इंटू लैम्डा। तो r की मैक्सिमम वैल्यू cos phi इज इक्वल टू 1, तो r मैक्सिमम कितना होगा a प्लस b का cos phi 1 हो गया अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a प्लस b r मैक्स। तो I मैक्स क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k a प्लस b का होल स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। नेक्स्ट हम आ जाए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव मींस डार्क फ्रिंज और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस डार्क फ्रिंज और मिनिमम इंटेंसिटी फ्रिंज के लिए हमें कंडीशन चाहिए। तो आर रिजल्टेंट इज
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, r की वैल्यू मिनिमम cos phi मिनिमम फॉर r to be minimum cos phi minus of 1 means phi क्या होगा pi 3 pi 5 pi 7 pi so on means phi general 2n minus 1 into pi, ये phi की वैल्यू मिल गई। अगर हमें phi नोन है तो पार्ट डिफरेंस अगर हम लेते हैं ये कंप्लीट वेव, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, इसके लिए फेज होता है 2 पाई। तो अगर हम यहां यूनिटरी मेथड से फेज हमें नोन है तो हम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो पार्ट डिफरेंस है 2 पाई फेज के लिए पाथ है लैम्डा, यूनिट में हम लेंगे तो लैम्डा बाई 2 पाई, फाई में हम लेते हैं तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई और फाई दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई टू पाई कैंसल दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब r की मिनिमम वैल्यू cos phi माइनस 1, तो r मिनिमम इज आइदर a माइनस ऑफ b और b माइनस ऑफ a, तो I minimum this is equal to k times of r minimum का square, k times of a minus b का square. These two are the condition for constructive and destructive interference. Next हमें करना है fringe width, वो भी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। fringe width के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। फ्रिंजेज और फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस क्या होता है? फ्रिंज difference between fringes and fringe width. Fringes होता है, fringe is the band of energy, band of energy, जिसमें हमने जैसे स्क्रीन है यहां ब्राइट फ्रिंज बन गई, बैंड ब्राइट बैंड, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनते हैं। तो ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क, दिस बैंड दिस विड्थ दिस इज कॉल्ड फ्रिंजेज, एंड टू सक्सेसिव ब्राइट के बीच का डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ और बीटा से डिनोट करते हैं। तो फ्रिंज विड्थ होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेज और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेज। तो हम आ जाए एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। In Young's double slit experiment, फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें करना है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स YDSE, यहां शॉर्ट फॉर्म में भी नेम से पूछते हैं। This is the double slit. This is the screen. Screen distance between the slit and screen is big D. This is the screen. Small d is the distance between the two slits. This is called central maxima. O point पर intensity maximum. हमें intensity at any point P पर कैलकुलेट करना है, which is at a distance x from the central maxima. इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलने का रीजन है कि इस पॉइंट पर अगर यहां से हम पाथ देखते हैं, यहां से पाथ देखेंगे तो दोनों पाथ लेंथ इक्वल होंगे, पाथ डिफरेंस मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। हमें इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है व्हिच इज एट a distance x from the central maxima। तो हमें अगर हम यहां से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें AP और BP, इसे हमने M नेम दे दिया, यहां नेम N दे दिया। तो पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू BP माइनस ऑफ AP।
अब हमें बीपी अगर कैलकुलेट करना है तो बीपी स्क्वायर लेंगे, बी एन का स्क्वायर प्लस ऑफ पी एन का स्क्वायर, बिग डी, ये डी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी बाई टू, तो बी एन इज डी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ डी बाई टू का स्क्वायर। अगर हम ए पी स्क्वायर लेंगे तो ए एम का स्क्वायर प्लस ऑफ पी एम का स्क्वायर, ए एम दिस इज इक्वल टू बिग डी, पी एम एक्स माइनस ऑफ डी बाई टू का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर लें तो बीपी स्क्वायर माइनस ऑफ एपी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ डी बाई टू स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, इसे माइनस कर लिया तो ये भी माइनस हो गए, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ डी बाई टू का स्क्वायर, दिस कैंसल, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू डी बाई टू, दिस कैंसल मीन्स 2x। तो अगर हम यहां देखते हैं तो बीपी का स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xd, बीपी प्लस एपी इंटू बीपी माइनस ऑफ एपी, दिस इज इक्वल टू 2xd। If P is very close to O, then this AP this is equal to this AM and this BP this is equal to BM. If P is close to M, then AP this is equal to AM is big D and BP is equal to BM is big D. Approximate equal, approximate equal। तो यहां पर हम वैल्यू रखें बिग डी, तो D प्लस ऑफ D इंटू बीपी माइनस ऑफ एपी, क्योंकि अगर एक्चुअल इक्वल होगा तब तो पार्ट डिफरेंस ही जीरो हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट हमने लिया तो ये 2d इंटू बीपी माइनस ऑफ एपी एंड दिस इज इक्वल टू 2xd, मीन्स बीपी माइनस ऑफ एपी इज इक्वल टू xd बाई बीटी, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। अब हमें ये तो हमने जनरल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया, हमें कैलकुलेट करना है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव में फ्रिंज विड्थ। तो यहां से मिटा रहे हैं, हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया एक्स डी बाई डी, वेयर स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स एंड बिग डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स एक्स डी बाई डी एन इंटू लैम्डा, nth है तो xn, यहां से हम एक्शन लेंगे तो n लैम्डा बिग डी बाई स्मॉल डी। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मींस x1 लैम्डा बिग डी बाई डी, सेकंड ब्राइट फ्रिंज x2 2 लैम्डा बिग डी बाई डी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज x3 3 लैम्डा बिग डी बाई डी, n minus 1th ब्राइट फ्रिंज n minus 1 lambda big D by D, nth ब्राइट फ्रिंज xn n lambda big D by D। तो फ्रिंज विड्थ अगर हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो बीटा इज इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, मींस बीटा इज x2 minus x1 x3 minus x2 x4 minus x3, so किसी दो में हम डिफरेंस लेते हैं, मींस 2 लैम्डा बिग डी बाई डी
lambda big D by T. This is equal to lambda big D by T. This is equal to beta. This is called fringe width. ये सक्सेसिव ब्राइट के लिए। अब हम डार्क के लिए हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंज, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस means xd by d 2n minus 1 lambda by 2 x nth 2n minus 1 lambda big D by 2t. First dark fringe x1 n की वैल्यू 1 lambda big D by 2t. Second dark fringe x2 3 lambda big D by 2t. Third dark fringe x3 5 lambda big D by 2t. तो हमें बीटा डैश लेना है। टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस का बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, x4 माइनस x3, so on. This is equal to 3 lambda big D by 2d x2. x1 is lambda big D by 2d. This is equal to lambda big D by t. तब यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोथ बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा बिग डी बाई स्मॉल टी। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दे। नेक्स्ट हम आ जाए इंटरफेरेंस के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी का फेज के साथ। इंटेंसिटी और फेज के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है तो इंटेंसिटी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम ओमेगा टी। मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी लेते हैं तो I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi. If I1 is equal to I2 is equal to I0, तो IR is 2I0 plus 2I0 cos phi means 2I0 1 plus of cos phi is IR. इसको मैक्सिमम चाहिए तो cos phi की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा। तो I रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम लेते हैं तो ये 1 plus 1 2 into 2 is 4I0। अगर हमें मिनिमम चाहिए तो cos phi is -1, तो यहाँ डिफरेंस इज 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस इज इक्वल टू 4I0 एंड मिनिमम इंटेंसिटी and this is equal to 0। इसके लिए हम एक जनरल एक्सप्रेशन भी डिराइव कर रहे हैं। 2I0 इसका न्यूमेरिकल में यूज आता है 1 plus cos phi means 2I0 1 plus cos phi is 2 cos square phi by 2। This is equal to 4I0 cos square phi by 2। अब यहाँ पर तुम्हें फेज एंगल तुम्हें गिवन होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा हमारा स्क्वायर का फंक्शन होते हैं, तभी हम देखते हैं ये ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाता क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड थिंग हम ये लेते हैं कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो ओरिजिन पर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब हमें कुछ फॉर्मूला मैं बता दूं लाइक जब इस चैप्टर में अगर फ्रिंजेस पूछा जाता है लाइक ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ
ब्राइट फ्रिंज, तो xn n lambda big D by D. Position of dark fringe means xn is 2n minus 1 lambda big D by 2. Fringe width beta lambda big D by small d. Intensity ratio a square by b. इंटरफेरेंस के केस में, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू W1 by W2, where W1 and W2 are the width of two slits. हमें कभी पूछता है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस. रेशियो ऑफ इंटेंसिटी in interference, it means it is the ratio of maximum to the minimum intensity, and this is equal to a plus b का square by a minus b का square. इतने फॉर्मूला को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करना है. अब हम आ जाए डिफ्रैक्शन पर. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. मीन्स किसी कॉर्नर पर लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है. लाइक टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, तो जो जहां पर ओपनिंग है वहां पर देखो स्प्रेडिंग हो जाती है. तो कॉर्नर पर लाइट स्ट्राइक करेगा, अपने पाथ से डेविएट होगा, तो दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन इज फॉर्म due to secondary wavelets. Interference is formed due to wavefront. ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है. अब two types of diffraction. One is called Fresnel diffraction, and second this is called Fraunhofer diffraction. फ्रैक्शनल के लिए कंडीशन क्या है? If the source is very close to the slit, and Fraunhofer में है if the source is very far from the slit. तभी यहां पर जब भी हमें लाइट को कन्वर्ज करानी होती है तो कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं. फ्रेस्नेल हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है. इसके लिए कंडीशन क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए कि जो ओपनिंग जो लाइट है इसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट होनी चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म. कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन, the
wavelength of light incident should be comparatively equal to the size of opening of the slit। तभी अगर हम क्वेश्चन ये आता है कि डिफ्रैक्शन लाइट में होगी क्या साउंड में नहीं होगा, तो साउंड में इन साउंड डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन इन लाइट because the wavelength of sound wave is more than the visible light जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ है, इसके कंपैरेटिवली साउंड वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो डिफ्रैक्शन साउंड में ज्यादा प्रोनाउंस होगा कंपेयर टू लाइट। तो हमने मेन हमारा क्या कंडीशन है कि वेवलेंथ इज कंपैरेटिवली इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट, दिस इज द कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म। तो हमारे जो सिलेबस में डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ड्यू टू सिंगल स्लिट, लाइक ये सिंगल स्लिट, स्लिट विड्थ ए, और यहां स्क्रीन है, यहां साइज ऑफ द स्लिट इज ए। अगर हम ये बात करें कि रे ऑप्टिक्स देखेंगे तो लाइट स्ट्रेट ऐसे जाएंगे, यहां लाइट स्ट्रेट ऐसे मूव करेगी, लेकिन जब कॉर्नर के अराउंड स्ट्राइक करेगा तो यहां ड्रॉपलेट बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड वेवलेट्स। वेवलेट्स इसके अराउंड बनती जाती है, दिस इज कॉल्ड वेवलेट। हमें इंटेंसिटी एट एनी, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, हमें इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी पर कैलकुलेट करनी है। अगर हम यहां से इसके सेंटर हमने ओ ले लिया, O1, और यहां से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, लाइक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो प्राइमरी तो प्लेन वेव फ्रंट, और लाइट यहां से जो जाएगी ये यहां आकर मीट करेगी, बाकी लाइट को इस पॉइंट पर कन्वर्ज कराना। दिस एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मींस प्राइमरी इज द प्लेन वेव फ्रंट एंड दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। अगर हमने सम एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करा मीन्स वेव फ्रंट इस स्लिट के साथ थीटा एंगल बना, ये ए है, तो दिस पाथ डिफरेंस दिस इज कॉल्ड ए sin थीटा। अगर हमने इसे एक स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर जो लाइट इंसिडेंट होगा वेवलेंथ λ/2 λ/2 में, अगर λ/2 कोई भी कंप्लीट वेव है, इसमें अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होती है तो फेज होता है 2। अगर हम पाथ डिफरेंस λ/2 लेंगे तो फेज तो पाई आएगी। अगर पाई है, अगर हम दो स्लिट में डिवाइड करें λ/2, यहां फेज 180 की आएगी, 180 मींस आउट ऑफ फेज, 180 मींस आउट ऑफ फेज, ये दोनों मिलकर लैम्डा बना दिया। तो लैम्डा में तो क्या हो गए, यहां पर इंटेंसिटी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस 180 का फॉर्म है,
तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, यहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम फॉर्म होगा, और लैम्डा बाई 2 का फैक्टर जहां पे होगा वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उसके बाद फर्स्ट मिनिमम आएगा, देन फर्स्ट मैक्सिमम आएगा, फिर देन फर्स्ट सेकंड मिनिमम आएगा, देन सेकंड मैक्सिमम आएगा। तो हमें यहां लिखना है व्हेन ए वेव ऑफ wavelength lambda is incident on a single slit, it will divide it into two half by lambda by 2। तो पाथ डिफरेंस यहां क्या मिल रहा है, पाथ डिफरेंस फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम, दिस इज इक्वल टू a sin थीटा। हमने बताया कि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा सब पर मिनिमा बनेगी, पाथ डिफरेंस फॉर nth secondary maxima, this is equal to a sin theta 2n plus 1 lambda by 2। This is called big D is the distance between the slit and screen। अगर हम यहां से ये एंगल थीटा बन रहा है एंड दिस इज इक्वल टू x, हमें P पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए। तो अगर हमें इसका ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ फेज का, तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्स है, ये मिनिमम, फिर ऐसे मैक्सिमम, फिर यहाँ इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होने का रीजन क्या है, डबल स्लिट में हमने दो वेव को सुपर इम्पोज करा था, तो इंटरफेरेंस होती है, यहाँ इंटरफेरेंस तो हो नहीं रहा क्योंकि एक सिंगल स्लिट है तो एक ही वेव पास करेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमम है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, अदर इंटेंसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो अगर हम इसको देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि फर्स्ट टू मिनिमा ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे सेपरेटली, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें डिफ्रैक्शन के लिए, तो ग्राफ का नेचर आएगा इंटेंसिटी और यहां फेज है, ये ग्राफ दिस नेचर, इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, ये दिस नेचर, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ये x है, ये x है, तो ये 2x है। अगर हमें फर्स्ट टू मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है, तो मिनिमा के लिए कंडीशन है a sin थीटा n into lambda, n की वैल्यू 1, when sin थीटा this is equal to lambda by a। If theta is very small, then sin theta this is equal to tan theta and this is equal to lambda by a, equation first। लेकिन अगर हम डायग्राम से देखें, फ्रॉम डायग्राम, तो tan थीटा this is equal to x upon dt, इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, 1 and 2 को इक्वेट करते हैं, तो ये आ जाएगा x by d lambda by a। तो x is lambda big D by a, तो width of central maxima this is equal to 2x means 2 lambda big D by a। This is, ये न्यूमेरिकल में भी इसका यूज आएगा, दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और ये एक्सप्रेशन बोर्ड में आता भी है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब हमें इसी में न्यूमेरिकल में क्या आता है कि एंगुलर विड्थ कैलकुलेट करना है, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। एंगुलर विड्थ फॉर मिनिमा
means a sin theta n into lambda, means sin theta n lambda by a, means theta is equal to sin inverse n lambda by a. Angular width for maxima means a sin theta 2n plus 1 lambda by 2, means sin theta 2n plus 1 lambda by 2, means theta this is equal to sin inverse 2n plus 1 lambda by 2. This is the angular width. अब फर्स्ट मिनिमा होगा n की वैल्यू 1, सेकंड मिनिमा होगा n की वैल्यू 2, फर्स्ट मैक्सिमा n की वैल्यू 1, सेकंड मैक्सिमा n की वैल्यू 2. नेक्स्ट एक टर्म हम डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. फ्रेस्नेल डिस्टेंस, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स. लाइक दिस इज एन ओपनिंग, या हमने एक ओपनिंग लिया, दिस इज द स्क्रीन. अगर रे लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर रे ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो लाइट यहां स्ट्रेट मूव करेगी. जो भी हम लाइट दे रहे हैं तो लाइट में रे और वेव दोनों होते हैं. अगर वो वेव होगा, यहां पर हम दिखा रहे हैं जैसे हम वेव की भी फॉर्म ले रहे हैं, यहां हम वेव फॉर्म भी ले रहे हैं. अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं तो यहां रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट है वेव ऑप्टिक्स पर, लेकिन यहां के बाद हम देखते हैं तो वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पर डोमिनेंट होगा. यहां से यहां तक रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स पर डोमिनेंट है, लेकिन यहां के बाद वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स पर डोमिनेंट है. और जो स्प्रेडिंग होती है, यही तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट मिनिमा ही आ रही है, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा. और ये स्प्रेडिंग कितना होता है, जैसे स्लिट की साइज अगर a है और यही दिस पॉइंट इज क्लोज टू अ स्क्रीन, इसी को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस df से डिनोट करते हैं. और इसकी विड्थ किसके इक्वल होगा, a/2 मींस टोटल स्प्रेडिंग a के इक्वल आ रही है. तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस फर्स्ट मिनिमा यहां फॉर्म है. अगर हम ये देखें a/2 और ये भी a/2 है, सेम ये भी a/2 है. इट इज द मिनिमम डिस्टेंस up to which the light moves on a straight path and after which it is deviated, and the deviation is equal to the size of the slit. स्लिट का साइज ये है, देखो a/2 डेविएट होगी, दोनों का सम हम लेंगे तो साइज ऑफ द स्लिट के इक्वल. तो यहां पर अगर हम देखें लाइट, तो फर्स्ट मिनिमा यहां आ रही है. तो मिनिमा के लिए कंडीशन होता है a sin theta दिस इज इक्वल टू n into lambda, means sin theta this is equal to lambda by a. If theta very small, तो sin theta is tan theta is equal to lambda by a. Equation first. बट अगर हम डायग्राम से देखें तो a upon big D from diagram this is equal to tan theta, this is equal to a by big D Fresnel. अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें
1 and 2 को, तो लैम्डा बाई ए बाई डी फ्रैक्शनल, तो डी फ्रैक्शनल क्या होगा, ए स्क्वायर बाई लैम्डा। यहां तक लाइट स्ट्रेट पाथ पर, तो फ्रैक्शनल डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच लाइट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ आफ्टर व्हिच इट इज डेविएटेड एंड द डेविएशन दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दोनों में। रिजॉल्विंग पावर, resolving power of microscope। resolve नेम से भी क्लियर है, सेपरेट करना। it is an ability of a lens to separate the images of two कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। यहां एक टर्म होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। देखो यहां पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स whose separate image can be seen by the microscope। That minimum distance, this is called limit of resolution. This is the diameter or size of the aperture, and this is the cone angle. The limit of resolution, it is the minimum distance between the two objects whose separate images can be seen by microscope। means D directly proportional to lambda and D inverse of cone angle, दोनों कंबाइन कर लिया लैम्डा बाई 2 थीटा, proportionality constant to 1 lambda by 2 theta। if theta is very small, lambda by 2 sin theta। अगर अदर मीडियम में रखेंगे तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा वेवलेंथ वैक्यूम में, अदर मीडियम में तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड होगा इन अदर मीडियम तो d this is equal to lambda by 2 into n, n is the refractive index into sin theta। the resolving power inverse of limit of resolution, this is equal to 2n sin theta by lambda। अगर हम रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में लेंगे ऑफ टेलीस्कोप, resolving power of telescope, यहां लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लेते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दिस इज इक्वल टू d थीटा। it is the minimum angle between the two planets whose separate images can be seen by telescope। means d theta directly proportional to lambda and d theta inverse of diameter or aperture, means d theta directly proportional to lambda by d, means d theta is 1.2 to lambda by d।
तो रिजॉल्विंग पावर 1/d थीटा दिस इज इक्वल टू d by 1.22 लैम्डा। ठीक है, तो इतने हमारे सीबीएसई में है। वैसे रिजॉल्विंग पावर भी सीबीएसई में नहीं आ रहा है, मैंने इसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, इसलिए ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगा इसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी मस्ट फॉलो करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।